वो भादरा का लाल था, वो फिरंगी सल्तनत सम्मुख बना एक ढाल था दिवाली पूरी जन्म भारती की शान था देखा मुझ पर वो इंकलाबी तान था। रक्त से होली बताओ क्या कोई भी खेलता, वो अदालत में कड़ा चर्चा को झेलता। जब पिता का नाम पूछा तो कहा स्वाधीनता, जेल खाना घर बता कर दंड को उसने कहा। नाम पूछा तो कहा मैं हिंद की आवाज हूँ, नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं माता। नाम मेरा जान लो तुम मैं स्वयं आजाद हूँ। ऐसे अमर बलिदानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हमारे देश की इस धरती पर होता है। उसके बाद में भी शुक्ला जी, कुछ लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है, तो जिन लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है उनका इलाज उत्तर प्रदेश की धरती से प्रारंभ हो चुका। और उत्तर प्रदेश की उस धरती को तो साहब सत्तुबिया में इसलिए भी प्रणाम करता हूँ क्योंकि वहां पर हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्म। जय जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे जय श्री राम का यदि घोष लगे तो फिर ये पूरा सदन एक साथ घोष लगाए। लगना चाहिए इंद्रपुरी में भी राम भक्तों की टोली बैठी हुई है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम का गमछा भाई साहब के गले में डला हुआ है। याद कीजिए आज से 10-15 वर्ष पहले की कुछ घटनाएं। प्रभु श्री राम का जब हम जय घोष लगा देते थे, कुछ लोग हमें सांप्रदायिक घोषित करने पर तुले हुए थे। तब मैं बताना चाहता हूँ कि सत्य सनातन धर्म ने दूसरे धर्मों का कितना सम्मान किया है, कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया। पंक्तियां सभी के बीच में निवेदित करता हूँ, प्रामाणिकता के साथ में पंक्तियां निवेदित करता हूँ। जिस हिम्मत से यहाँ से पंक्तियां पढ़ी जा रही है उसी हिम्मत के साथ में आप सभी का समर्थन प्राप्त हो कि हमने राम लला के संग में अल्लाह का सम्मान किया। हमने पीर मजारों पर भी आगे आकर दान दिया। हमने रजेशदारी की सेवइयों को खाया है। अरे हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया। हमने आगे बढ़कर सबको अपने गले लगाया है। और अब मैं ललकार रहा हूँ भारत के ये चंदों को, सोने की चिड़िया को, लुटते वोटों के भिखमंगों को। मेरा एक सवाल तुम्हारे सो जवाब पर भारी है। आंख मिलाकर कहना पाओ तो तुम पर धिक्कारी है कि मरते मरते राम कहा तो राष्ट्रपिता कहलाते हैं, और जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते। जय श्री राम कहा हमने तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। और किस राम के नाम को सांप्रदायिक कह रहे हैं साहब? पंक्तियां पढ़ता हूं कि राम कौन हुए हैं। राम मेरे है प्रणम्य, राम ही तो प्राण है। राम मेरे है धनुष, राम ही तो बाण है। राम जीवन के प्रणेता, राम ही आधार है। राम है प्रारंभ सबके, राम ही विस्तार है। तो राम है आदर्श सबके, राम से ही हर्ष है। और राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष। राम से उत्कर्ष सबका, राम ही संघर्ष है। तो राम शक्ति वेद में है, राम के वचनाव है। राम तख्ती रेत में है, राम ही तो छाव है। राम सागर से तुम्हें है, राम नदिया झील है। राम हर खेत में है, राम ही नदील है। तो राम है बजरंग दिल में, राम लंका कायल है। और राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड। राम कण कण में समाए, राम ही ब्रह्मांड है। इस धरती का एक छोटे से छोटा कण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की चरणों की धूल के एक छोटे से कण के बराबर यह संपूर्ण ब्रह्मांड हो जाता है। इंद्रपुरी के आज इस मंच से खड़ा होकर मैं प्रभु श्री राम के चरणों में प्रणाम करता हूं। एक घटनाक्रम इस देश में पिछले 2-3 महापूर्व हुआ, उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया गया। सोच कर देखिए, अगर ये घटनाएं 10-12 वर्ष पहले यदि हुई होती तो क्या इसी अंदाज में जवाब दिया जा सकता था क्या?
11 वर्षों में जो परिवर्तन इस देश ने देखे, तब मुझे 4 पंक्तियां लिखने की आवश्यकता पड़ी। भैया 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं कि इन 11 वर्षों में इस देश ने क्या परिवर्तन देखा। कि ड्रैगन के जबड़े भी देखो अब तो तोड़े जाते हैं, आतंकवाद के सारे अड्डे चुन चुन तोड़े जाते हैं। सारी दुनिया जान चुकी है बदल गया मेरा भारत, श्वेत कबूतर त्याग यहाँ चीते छोड़े जाते, श्वेत कबूतर त्याग यहाँ चीते छोड़े जाते हैं। और जब ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया होगा, तब क्या मानसिकता रही होगी उस समय इस ऑपरेशन को सिंदूर का नाम देने की। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि वेदना संवेदना का ध्यान भी भरपूर था, दृष्टि से ओझल नहीं था लक्ष्य किंतु दूर था, मांग पूरे देश की थी मांग उजड़ी जब यहाँ, इसलिए ही ऑपरेशन नाम भी सिंदूर, इसलिए ही ऑपरेशन नाम भी सिंदूर था। उसके बाद में भी यदि कुछ लोगों को इस देश में रहने से डर लगता है, तो मैं एक उपाय और देना चाहता हूं, उनका डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। कि मिलेगा प्रेम ही जीवन, कभी दुभर नहीं होगा, सदा निर्भय रहोगे और कोई डर नहीं होगा। कभी दिल से कहो तुम भी जो वंदे मातरम भारत, तो बदनामी का कोई दाग भी सर पर नहीं, तो बदनामी का कोई दाग भी सर पर नहीं होगा। परंतु फिर भी कुछ लोगों को यदि वंदे मातरम कहने में इस देश में रहने से आपत्ति होती है, तब 4 पंक्तियां और निवेदित करता हूं। इन 4 पंक्तियों में आप लोगों को देखना चाहता हूं कि कितने लोग यहाँ पर वंदे मातरम के समर्थन करने वाले हैं। कि समस्याएं जिनको है कान खोल वो सुने, समस्याएं जिनको है कान खोल वो सुने, ये हिंदुस्तान की है आन बान वंदे मातरम, भारती की आरती उतारने का मूल मंत्र, वीरों के दिलों का है ये गान वंदे मातरम। तब कश्मीर से कराची गिलगित गुवाहाटी बांग्ला बलूच तक शान वंदे मातरम, और वह दिल दूर नहीं भारत के साथ साथ गाने वाला है वो पाकिस्तान वंदे मातरम, गाने वाला है वो पाकिस्तान वंदे मातरम। मंचों से आमतौर पर आज तो हालांकि इस तरह की कोई टीका टिप्पणी यहाँ से हुई नहीं, परंतु जब बात कहीं न कहीं नीले ड्रम की होती है, हंसने की बात नहीं है साहब। यह हम लोगों के ही संस्कार दिए हुए हैं हम लोगों की बेटियों को। कड़वी बात कह रहा हूँ इस मंच से, परंतु आप सभी को स्वीकार भी करनी होगी। वो बेटियां भी कोई दूसरी बेटियां नहीं थी, इसी देश की बेटी थी, हम लोगों की बेटियां थी, जिन लोगों ने इस तरीके के घटनाक्रमों को अंजाम दिया। पर ये युवा पीढ़ी बैठी हुई है, हमारी बहनें बैठी हुई है, इन बहनों को पंक्तियां निवेदित करता हूँ कि अस्त व्यस्त नहीं, सीधे सीधे क्रम में आओ, परखना तुम सभी को, ना किसी के भ्रम में आओ, जीवन साथी का चुनाव सोच समझ कर करना, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी सूटकेस या ड्रम में आओ, ऐसा ना हो कि तुम भी किसी सूटकेस या ड्रम में आओ। और जब सूटकेस में इस देश की बेटी के 36 टुकड़े करके रख दिया जाता है, फ्रिज में रख दिया जाता है, तब एक बड़ी टिप्पणी करता हूं कि श्रद्धा, यदि तूने 36 गुणों के बारे में एक बार भी जानकारी प्राप्त कर ली होती, तो आज तेरे शरीर के 36 टुकड़े नहीं। ये तालियां ना बजी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु बात आप लोगों के यदि दिलों तक गई हो, तब आप लोग एक बार तालियां बजाकर सूचित करें कि इस मंच से सार्थक बातें हो रही है। हंसाने के लिए रोहित भाई ने आपको हंसाया, समैया जी यहाँ पर हास्य के बहुत बड़े जादूगर बैठे हुए, अमित भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, परंतु हिमांशु हिंद यहाँ पे खड़े होकर यदि कोई बात कर रहा है, तो वो बात आप लोगों के दिलों में हमेशा जीवन भर के लिए हो जानी चाहिए। क्योंकि आज देश की जो समस्या है आप लोग भी देख रहे हैं। आज समस्या ये है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ में बैठकर टेलीविजन नहीं देख सकता और एक माँ अपने बेटे के साथ में बैठकर कोई फिल्म नहीं देख सकती। और जब देश की बात होती है, याद कीजिए
हम लोग यहाँ पर व्यापारी वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, हम यहाँ पर लखपति करोड़पति लोग बैठे हुए हैं। आप जीवन में एक बार अपने बच्चों को वहाँ राजस्थान लेकर जाइए और उन बच्चों को दिखाइए कि वहाँ पर हमारे पुरखों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। इन लोगों को वो चीज दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि ये लोग वहाँ पर देखेंगे, इन लोगों के अंदर संस्कार आएंगे कि उन लोगों ने वहाँ पर हमारा सर्वोच्च बलिदान दिया, तब आज जाकर हम इस तरह के आयोजन यहाँ पर सजा पा रहे हैं। और क्या है वो राजस्थान की धरती में कविता के माध्यम से आप सभी के बीच में रखता हूँ कि जहाँ पद्मिनी जोहर करती कलुषित काल मिटाने को। 2 दिन पहले पद्मिनी का जोहर दिवस गया। जहाँ पद्मिनी जोहर करती कलुषित काल मिटाने को, पन्ना सुख बलिदान करे मेवाड़ी मान बचाने को। जहाँ धरा की रक्षा हेतु चेतक प्राण लुटा जाए और महाराणा के आगे शत्रु दल न टिक पाए। एक लिंग के दीवानों की जहाँ दीवानी देखी है, तलवारों की टंकारों में सदा भवानी देखी है। खाटू बाबा के चरणों में कार्य सिद्ध सब होते हैं। अजय मेरू की उस धरती पर ब्रह्मा दर्शन होते हैं। हवा महल की कला दिखाई लिखी नई इबारत है। पोखरण परमाणु परीक्षण या आधुनिक भारत है। 56 भोगों के सम्मुख जब बाकी चूरमा चलता है, राजपुताना रेजिमेंट में हर एक सुरमा पलता है, तो कण कण से गौरव गाथा की सदा सदा आती है। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान सुनाती है। भारत भू की माटी जय जय राजस्थान सुनाती है। पीछे वो भाई साहब ने बीड़ी सिगरेट जला ली है। नहीं, हंसने की बात नहीं है साहब, मध्य प्रदेश में रहने वाले लोग हैं हम, और भोपाल में रहने वाले भोले लोग हैं हम, जो यहाँ पर बैठकर केवल बीड़ी और सिगरेट चला रहे हैं। वरना दिल्ली से हमारे बीच में कवित्री उपस्थित हुई है, उनसे पूछे वहां पर बैठकर कुछ लोग इस देश को जलाने की बात करते हैं। अब पंक्तियां आप सभी के बीच में निवेदित करता हूँ। भाई साहब, कहीं न कहीं हमारी भी गलतियां हैं, इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आस्तीन में पाला हमने काला नाग नहीं होता, तो फिर भारत के दामन पर कोई दाग नहीं होता। 4 मौलवी राष्ट्रवाद के नारे पर जय कह देते, तो दिल्ली की सड़कों पर कोई शाहीन बाग नहीं है। दिल्ली की सड़कों पर कोई शाहीन बाग नहीं होता। तिरंगे की जब बात होती है, भैया 5 मिनट रुक जाओ। तिरंगे की जब बात होती है साहब, तिरंगे के 3 रंगों को हमने धर्म मजहब के नाम पर बांट दिया है। हम कह देते हैं कि केसरिया हिंदुओं का प्रतीक हो जाता है, हम कह देते हैं कि हरा मुस्लिम भाइयों का प्रतीक हो जाता है। तब तिरंगे के 3 रंगों को ध्यान में रखिए, उनका क्रम ध्यान में रखिए और पंक्तियां सुनिए। ये तो भी आवाज आप लोगों के बीच में रखता है कि हे भगवा के दीवाने नफरतें पलने नहीं देते। क्या है हम लोग? हे भगवा के दीवाने नफरतें पलने नहीं देते। हरा जिनका यहाँ बुनियाद वो हिलने नहीं देते। हमारे देश के नेता तिरंगे की सफेदी है, हरे भगवे को आपस में कभी मिलने नहीं देते। हरे भगवे को आपस में कभी मिलने नहीं देते। और यह हम लोगों का देश है, हमसे मिलकर बना हुआ है, जहां पर हर हिंदू का होता है और मां मुसलमान का होता है। परंतु उसके बाद में भी कुछ लोग जब इस देश की राष्ट्रभक्ति के ऊपर संदेह करते हैं और उसका विरोध करते हैं, तब पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मजहबी बीज बोए हम आंसुओं से धोए, लाशों से भरे वो शमशान नहीं चाहिए। राष्ट्रगीत को जो छोड़े संसद से मुख मोड़े, नेताओं का ऐसा अभिमान नहीं चाहिए। तो कब तक अपमान सहेगा ये हिंदुस्तान? नेताओं की ऐसी झूठी शान नहीं चाहिए। तो देश से निकाल फेंको, सीमा पार मार भेजो, जिसे वंदे मातरम गान नहीं चाहिए। देश से निकाल फेंको, सीमा पार मार भेजो। इस देश में राम राज्य की परिकल्पना हम सब लोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस देश में राम राज्य आएगा, ये हम सभी का विश्वास है। अंतिम कविता आप सभी के बीच में करता हूँ। भाई साहब, यहाँ पर मेरा एक और मानना है कि केवल वह जो व्यक्ति वहां पर बैठे हुए हैं दिल्ली की गद्दी पर,
केवल उन लोगों के सोचने से इस देश में राम राज्य नहीं आ सकता। ये 140 करोड़ लोगों को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर इस देश में राम राज्य की परिकल्पना सार्थक हो पाएगी। मैं अंतिम पंक्ति के बीच निवेदन करता हूँ कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए। काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। राजधानी में खड़े होकर पंक्तियां पढ़ रहा हूँ, पहुंचे ये वहां विधानसभा भवन तक कि काश की जनता भूखी प्यासी और नहीं रहने पाए, सत्ता भी लोभी की दासी और नहीं रहने पाए। काश किसानों के मुरझाए चेहरे फिर से खिल जाए, काश गरीबों के नंगों के कपड़े फिर से सिल जाए। काश पेट में कोई भी बेटी अब मरने ना पाए, दहेज की खातिर कोई भी बेटी अब जलने ना पाए। जाति पात मजहब के झगड़े और नहीं होने पाए। काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए, काश कराची की छाती पर अमर तिरंगा लहराए। तो जिस दिन भारत भूखा जन जन वंदे मातरम गाएगा और अखंड भारत का गौरव पुनः प्राप्त हो जाएगा, जिस दिन विश्व पटल पर अपना भगवा ध्वज लहराएगा, सच कहता हूँ उस दिन निश्चित राम राज्य। एक बार जरा जोरदार तालियां भाई हिमांशु हिंद जी के लिए बजाइए। तिरंगे की बात की, एक विद्यालय पर मुख्य अतिथि गए हुए थे, उन्होंने पूछा, एक छोटा सा वाक्य मुझे याद आ गया। तिरंगे की बात कर रहे थे, एक विद्यालय पर मुख्य अतिथि गए हुए थे, उन्होंने बच्चों से पूछा कि बच्चों जानते हो तिरंगा कितने रंग का होता? सभी ने कहा कि हाँ सर जानता हूँ, तिरंगा 3 रंग का होता। एक बच्चा पीछे से धीरे से खड़ा हुआ, उसने कहा कि नहीं सर तिरंगा 3 रंग का नहीं होता है, तिरंगा तो 5 रंग का होता है। मुख्य अतिथि महोदय को हंसी आ गई, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता, शायद तुम्हारे शिक्षक ने तुमको अच्छे से पढ़ाया नहीं। बच्चा अड़ा रहा तो मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि आखिर बता सकते हो कैसे 5 रंग? उसने कहा कि हाँ सर बता सकता हूँ, केसरिया सफेद हरा तो आप ही जानते हैं। बोले ठीक, चौथा रंग बताओ। बोले तिरंगे में नीले रंग का चक्र होता है, दिखता नहीं पर आखिर होता तो वो भी है। बोले मान लिया, 5वां रंग बताओ। बच्चे ने कहा कि सर 5वां रंग तिरंगे में लाल रंग के कुछ छींटे पड़े होते हैं, लाल रंग के धब्बे पड़े होते हैं। मुख्य अतिथि महोदय ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, आखिर तुमने कहां देखा है? बच्चे ने जो जवाब दिया, पीछे तक आपके हाथ खुले, हिमांशु भैया का अभिनंदन करिएगा तालियों के साथ। बोले आखिर तुमने कहां देखा है बच्चे? बच्चे ने सर नीचे करके कहा कि सर जब मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी सीमा से शहीद होकर के आए थे और जो तिरंगा ओढ़ करके आए थे उस पर लाल रंग के कुछ छींटे पड़े हुए थे, लाल रंग के धब्बे पड़े थे, तब से मैं जानता हूं कि तिरंगा 5 रंग का होता। उदय भानु हंस जी हरियाणा के राज कवि तब तिरंगे की परिभाषा बता रहे हैं इंद्रपुरी पर खड़े होकर कि हरे रंग की घाटी ऊपर, हरे रंग की घाटी ऊपर श्वेत वर्ग की चादर फैली, तुम दुश्मन का लहू गिराकर वही तिरंगा पूरा करो। तालियां आपकी कमजोर रह गई, हम इसकी रज में खेले हैं। भोपाल के बड़े कवि आदरणीय मदन मोहन समर जी एसीपी पद से पुलिस विभाग के कल रिटायर हुए हैं, उनकी पंक्तियां याद आ रही हैं। रात 1 बजे अगर वो अपने बिस्तर पर सो रहे हो तो तालियां इस तरह बजाना कि उनकी नींद में खलल डाले कि इंद्रपुरी भोपाल मेरा याद कर रहा है उन्हें, कि हम इसकी रज में खेले हैं, हम इसीलिए अभिमानी हैं, हम धन्य हुए, हम गर्वित हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। फिर समर जी को याद करिएगा कि सैनिक, जिस सैनिक की बात कर रहे थे हिमांशु भैया, वो इस समय पर -45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान पर चीन की ओर, पाकिस्तान की ओर रात 1 बजे हमारा कोई भाई इसलिए खड़ा होगा ताकि इंद्रपुरी में भोपाल में हमारे भाई आराम से रह सके, तालियां बजा सके, इसलिए खड़ा होगा। समर जी की पंक्तियां फिर याद कर रहे हैं तो उसको याद करिएगा उन शहीदों को कि सैनिक, ओ सैनिक, सैनिक सीमा साधे रहना, हम भीतर देश बचाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर, हम अपना नमक चुकाएंगे, तुम कसम निभाना सरहद पर। हिमांशु भैया ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, लेकिन ऐसा नहीं है भैया सत्तू भैया कि सिर्फ इनको देशभक्ति करने का मन था। विवाह के पहले आकाश भाई मुझे भी देशभक्ति करने का मन था ना, इसमें हंसने की बात नहीं है भैया। नए लड़के जो कुंवारे लड़के बैठे ना, मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे कहता हूँ मैं कुंवारे लड़कों से कि ये देश बदलने की बात, समाज बदलने की बात जितना जल्दी हो उसके विवाह के पहले कर डालो। मजाक नहीं, क्योंकि एक बार विवाह हो गया
तो देश समाज को क्या मनपसंद टीवी रिमोट चैनल नहीं बदल पाओगे। हंसने की बात नहीं, मुझको भी देशभक्ति करने का मन था, तो मैं हिमांशु भैया की तरह कविता नहीं लिख पाया सर। मैं मजाक में, तो मैं सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैं पुलिस में भर्ती होना चाहता था। संदीप भाई, मैं जबलपुर ग्राउंड पहुंच गया, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले सीने में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती। ठीक थी भैया, हमारी कुंडली में ही काल सर्प दोष, कोई दिक्कत नहीं होता। बोले सीने में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। अब देशभक्ति उबल रही थी, हम कहते साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले दोबारा मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो। हम बोले साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। अंतिम बात पर इंद्रपुरी आनंद दे और बताए कि कभी सम्राट अपनी उड़ान पर पहुंचा। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ सीने में और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। शिवम भैया इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कह साहब ऐसा है कि हम 3 लाख तक दे सकते हैं। तालियां जोरदार पीछे का, मस्ती के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आकर के पाकिस्तान में झंडा गाड़ देंगे, यहाँ गाड़ देंगे। इनके यहाँ झाबुआ चले जाइए, 5 भैंसे हैं इनके घर में, अब पूरे झाबुआ में घूमती है भैंसे, उनके लिए खूंटा नहीं गाड़ पा रहे, यहाँ झंडा तमाम। कोई क्या दिक्कत देख रहे, चेचिस कैसे पसंद आए। भगवान इनके फेफड़े को सलामत रखे, कोई दिक्कत नहीं। आप इसी तरह आनंद के साथ रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इतना लड़ाई झगड़ा, मैं तो घबरा रहा था कि ये आदमी जब जयमाले में गया होगा तो वहां भी भारत माता की, क्या अद्भुत आदमी है। लेकिन हिमांशु भैया ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। ये रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी। 10 वर्षों में ऐसा संयोग बना है कि मैं आया हूँ, 2-3 वर्षों से नहीं बन पा रहा था, लगातार आपकी टीम से बात होती थी, कहीं फंस जाता था। ये रात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, और ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, पर ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। जैसा आनंद चल रहा है, मैं उसी आनंद के बीच में नहीं। ये प्यारा बच्चा सच में 1 बजे रात को इतनी देर टहल रहा है। जय भैया का ही बेटा ना, जय भैया ये इतनी देर रात को रोज जगता होगा तो कितनी दिक्कत देता होगा। ना, मतलब सुबह देर तक सोता होगा। आपको गलत, ये भोपाल के लोग गलत समझ लेते हैं। ना, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं कहना वही चाह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मैं एक बात दावे के साथ कह रहा हूँ, जब भैया मैं आपसे पहली बार मिला हूँ, ये बेटा है आपका, तो ये एक ही होगा, दूसरे के लिए ये भूमिका दूसरी पुस्तक लिखने ही नहीं देना चाहता। इसको जल्दी सुनाने की कोशिश करिए। नहीं, बहुत प्यारा सा बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं प्रणाम करता हूँ, और बड़ा सुंदर सा ये इस तरह से घूम रहा है। भगवान प्रगति करे, ये देश का भविष्य है, लेकिन हम कवियों का वर्तमान खतरे में डाल रहा है। प्रणाम करता नहीं, बच्चे तो बहुत अच्छे होते हैं यहाँ तो ठीक है। हमारे यहाँ रीवा चले जाइए, आपको और खतरनाक बच्चे, मजाक नहीं। हमारे यहाँ एक सरकारी स्कूल में आग लग गई, तो भैया बच्चे कितने खतरनाक होते हैं। सरकारी स्कूल में आग लग गई तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठे रो रहे। विधायक जी आ गए हमारे, बोले चिंता मत करो, तुम्हारी स्कूल दोबारा बन जाएगी, मैं वादा करता हूँ। एक लड़का ऐसी खतरनाक था, वो धीरे से खड़ा हुआ, बोला विधायक जी इसलिए नहीं रो रहे हैं कि हमारी स्कूल में आग लग गई। बोले जब स्कूल में आग लगी तो मास्टर क्यों बच गए। तो कोई दिक्कत नहीं, मत करो भैया, बोलने का नंबर आएगा तुम्हारा भी। आइए, अब मैं उन्हें सुनवाना चाह रहा हूँ जिनको मेरे साथ काफी प्रतीक्षा में। ये माताएं बहनें तो सोच रही कि ये सारे कवि बोलेंगे, कवित्री को नहीं बुलाया जाएगा क्या। दादा आप तो एकदम जिस प्रकार से मैं कवित्री का नाम लिया हूँ, तो आप चश्मा उतार के 2 बार पहुंचे हैं। नहीं, मुझे भोपाल के चरित्र पर पूरा भरोसा है। आपके दर्शन शास्त्र को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए, मैं मनीषा जी को आवाज देना चाहता हूँ। पवन जब सनसनाती है तो समझो गीत होता है। बुलाइएगा दिल्ली से हमारे बीच पधारी है मनीषा सक्सेना जी, और बड़ी मेहनत के साथ मैंने इनको बुलाया है, या तो यूं कहिए कि मैंने आपदा को अवसर बनाया। ये कल इंदौर के पास कार्यक्रम है था, और ये पुनः अभी मालवा के पास इनको रहना था, तो मैंने इस मौके का फायदा उठाया। राजमणि जी ने जब कहा कि अच्छी टीम बनानी है, तो मैंने कहा कि नहीं,
कार्यक्रम इस तरीके से हो कि इंद्रपुरी जिसके लिए जाना जाता है, कार्यक्रम उसी इतिहास का होना चाहिए। इसलिए मैंने मनीषा जी को आवाज दिया। अब तालियां बजा करके आवाज देने की बारी आपकी कि पवन जब फनफनाती है तो समझो गीत होता है, मीत की प्रीत सताती है तो समझो गीत होता है, और यूं तो कोई भी गा सकता है गीतों को, मनीषा जब गुनगुनाती है तो समझो गीत होता है। मनीषा सक्सेना जी, दिल्ली। नहीं सेट कर लीजिए, आपने तो बड़े बड़ों को सेट करके छोड़ दिया। मैं आज बहुत अच्छा सुनाने वाली हूँ। नहीं, मैं गीत गजल सुनाने वाली हूँ। वैसे भी आप बहुत अच्छे लोग हैं, अपनी पत्नियों से सुनकर आए हैं। आपके सीने में दम है कि आपने दिल्ली से भी सुनने के लिए बुलाया है मुझे, और यहाँ से जाने के बाद भी अपनी पत्नियों को सुनेंगे। और ये बात सभी जानते हैं कि महिलाओं से अच्छा तो कोई सुना ही नहीं सकता। बहुत अच्छा। देखिए, ये दोनों बताने वाले के रोहित ने मेरी साड़ी के मैचिंग का कोट पहना है, लेकिन ये दोनों बताने वाले भूल गए थे। दोनों ने भी मैचिंग के दोनों ने पैंटे पहने। इको डाल दीजिए बेस। डाल दो भैया, इको बेस हम लोगों में डालना, बेबी को बेस पसंद है। ये बांस है, मैं बांसुरी हूँ। मैं झीलों की नगरी भोपाल को दिल्ली से सादर प्रणाम करती हूँ। बप्पा की उपस्थिति को पुनः प्रणाम करती हूँ। इस मंच को प्रणाम करती हूँ। आप सभी की महंगी उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस पावन धरा पर काव्य पाठ के लिए बुलाया गया है। बहुत खूबसूरत ये आयोजन है, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। मैं इंद्रपुरी एकता मंच गणेश उत्सव समिति के सभी सदस्यों की इस मेहनत को प्रणाम करती हूँ। मैं श्रृंगार तक पहुँचने से पहले उनके लिए, उनके मेहनत के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। सुनिएगा। निभाए आन पुरखों की कहाँ ये ध्यान जिंदा है, बहुत कम लोग हैं जिनमें अभी सम्मान जिंदा है। ये हिम्मत आपकी है और कलम का ही समर्पण है। ये हिम्मत आपकी है और कलम का ही समर्पण है। इसी पावन विरासत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। इसी पावन विरासत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। श्रृंगार की कवित्री हूँ, प्रीत के प्रतिमान करती हूँ, गीत गजल छंद में प्रेम को लिखती हूँ। प्रेम मानव स्वास्थ्य की वो संजीवनी बूटी है जो अनंत काल से समस्त सृष्टि को पुनर्जीवित करती चली आ रही है। हमारे भारत देश में यदि पति पत्नी की सर्वोच्च जोड़ी के रूप में किसी का उदाहरण दिया जाता है तो माता जानकी और प्रभु श्री राम को दिया जाता है। मैं उन दोनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने भाव रखना चाहती हूँ। दिल्ली से आती हूँ, क्या भाव लेकर आप सभी के बीच में उपस्थित हुई हूँ। सुनिएगा। बात यदि हृदय तक पहुँच जाए तो ताली से समर्थन कीजिएगा। सुनिएगा। हृदय से कामना हर के मैं कर निष्काम लाई हूँ, मन की भाव भूमि पर अवध सा धाम लाई हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। मैं संयमशील मर्यादा के गहनों से सुसज्जित हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता, कर्म में राम लाई हूँ। धर्म में लाई हूँ सीता। मैं अपने भाव पहुंचाती हूँ। यहाँ पर मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां उपस्थित हैं। मुझे यकीन है कि जो मेरे मन के भाव हैं वो आपके भी मन के होंगे। कि बेटियां क्या है, सुनिएगा। नहीं है प्रीत मेरी रीत युग की नायिका जैसी, है अनुशासित स्वयंभू शांत सुदृढ़ साधिका जैसी।
विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे, विषय और वासना तज कर जो देखोगे तो पाओगे। समर्पण है सिया जैसा, तपस्या राधिका जैसी, समर्पण है सिया जैसा। कविता का रस लेकर रस की प्याली आई, होठों पर लाली और गालों पर तिलवाली आई। जरा काबू में रखना है सुनने वालों अपनी दिल की धड़कन को, जरा काबू में रखना है सुनने वालों अपनी दिल की धड़कन को। दिल वालों की दिल्ली से दिलवाली आई है। आप सभी को तालियां बजानी चाहिए। और मैं क्या चाहती हूँ सुनिएगा। सुहानी शाम यूं बीते कि फिर से भोर हो जाए, मेरे गीतों के सावन का महकता दौर हो जाए। मनीषा नाम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी, मनीषा नाम है मेरा, तुम्हें मदहोश कर दूंगी। तुम्हारी तालियों का अगर जरा सा शोर हो जाए, तुम्हारी तालियों का अगर। देखिए मैं अमित जी के एक बुलावे पर आई हूँ। मुझे क्यों अच्छा लगता है कि तुमसे मिलना बातें करना सबसे बढ़िया रहता है। अच्छा कि लगता तुमसे है। मिलना बातें करना सबसे बढ़िया रहता अच्छा है। लगता है। जैसे राधा की सांसों में जो सावरिया रहता है। और तुम कहते हो मैं तुमको अब तक समझ नहीं पाई हूँ, तुम कहते हो कि मैं तुमको अब तक समझ नहीं पाई हूँ। मेरे दिल के गूगल में तुम्हारा पूरा विकिपीडिया रहता है। नहीं, मेरा नेटवर्क हैक मत करिए, मुझे घर भी जाना है। इतना सर्वर डाउन हो जाएगा तो मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। मुझे घर भी जाना है, सारा हैंग हो जाएगा पूरा। भोपाल के और सत्तू भैया के, राजमणि भैया के और ये इंद्रपुरी एकता मंच के बुलावे पे आप आए, मेरे बुलावे पे नहीं। तालियां बजाइए एक बार। ये आज जो तालियां बजाना भूल गए ना, मैं जानती हूँ क्यों। ना तालियां बजाना देख के भूलना उनकी गलती नहीं है। जब कभी आया तब उन्होंने बड़े आराम से तालियां बजाई। जिसको सुनना था उन्होंने सुन करके तालियां बजाई, जिनको देखना था वो आराम से बैठ करके देख रहे। मैं तो गजल सुना के अकेला खड़ा रहा, सब अपने अपने चाहने वालों में खो गए। तालियां बजाइए जरा एक बार जोरदार। देखिए जवाब तो मैं दे सकती हूँ इनको। देखिए आप तो कितना अच्छा संचालन कर रहे थे, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं आई उनकी देखिए उठपटांग बातें शुरू हो गई। मैं 4 पंक्तियों में अगर चाहते हो मैं जवाब दूं तो एक बार मुझे तालियां बजाकर बताइएगा। देखिए उठपटांग हरकतों की बात नहीं है भाभी, जब आती है तो देवर की हरकत करना जरूरी है। पहली ही मुलाकात में ये हाल हो गया, बात कुछ हुई नहीं बवाल हो गया। अच्छा भला था माइक पे पहले ये आदमी, अच्छा भला था पहले माइक पे आदमी। जैसे ही मैं आई तो जेठालाल हो गया। देखिए जेठालाल तो बड़े बड़े हो जाते हैं बबीता को देख करके, और हाल बिगड़ना इसलिए जरूरी है था। मेरा हाल वैसे नहीं, शहर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, न मैं किसी पर्वत की ऊंचाई से डरता हूँ। समंदर लांघना भी चुटकियों का खेल है मेरा, मैं बस आपकी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूँ। अमित जी आपको घर भी जाना कि नहीं जाना मुझे बताइए। नहीं, कोई बात, आप पढ़िए, कोई बात नहीं। नहीं मैं जवाब दे कि ना तो मैं नहीं काव्य पाठ करूंगी। आप सुने 4 पंक्तियां सुने, उसके बाद काव्य पाठ मैं प्रारंभ करूंगी। सुनिएगा। ये देखिए आप जवाब देंगी तो आपकी तरफ से ताली बजाएंगे, मैं जवाब दूंगा तो मेरी तरफ से ताली बजाएंगे। मैं 8 साल भोपाल रहा हूँ, यहीं की पढ़ाई के हूँ, सारे लक्षण इनके जानता हूँ। ये रामलाल की बारात में आएंगे तो उसकी डांस में शादी को नाचेंगे, श्यामलाल की बारात होगी तो उसके डांस में भी नाचेंगे। तो आप चिंता मत करिए, आप काव्य पाठ करिए, तालियां बजाइए एक बार मन के साथ। मनीषा जी का स्वागत करिए। वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है, जो तालियां बजाना भूल गए थे
कि वो मुझ में डूब कर अपना ठिकाना भूल जाता है, मुझे जब देखता है तो जमाना भूल जाता है, मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए, मेरी यादों में जगता है, मेरी यादों में सो जाए, दीवाना आजकल तो पीना खाना भूल जाए। बहुत अच्छा, स्वागत है। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी उपस्थित हैं। मैं 4 पंक्तियां रखती हूँ। मैं नहीं जानती जितने भी पुरुष बैठे हैं, जितने भी युवा वर्ग बैठा हुआ है, कि वो अपनी पत्नी या प्रेमिकाओं को क्या समझते हैं, लेकिन उनकी नजरों में आपकी क्या अहमियत है, 4 पंक्तियों से मैं बताने का प्रयास करती हूँ। ये मैं कवित्री हूँ, ये मेरा उत्तरदायित्व होता है, तो 4 पंक्तियों से बताती हूँ उनके प्रेम के बारे में। सुनिए। तुम्हें ही कल समझती थी, तुम्हें ही कल समझती हूँ, मैं मुझी सी पहेली हूँ, तुम्हें ही हर मेरी आंखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो, मेरी आंखों के पानी को तो तुम पानी समझते हो, तुम्हारी आंख के पानी को गंगा जल समझती हूँ, तुम्हारी आंख के पानी को गंगा जल समझती हूँ। और मैं ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। मैं ये पंक्तियां इसलिए भी मत सुनिएगा कि दिल्ली से कोई साधारण कवित्री इस मंच से ये पंक्तियां पढ़ रही है। ये पंक्तियां इसलिए भी मत सुनिएगा कि कोई प्राण प्रिय अपने प्राणेश्वर के लिए पंक्तियां पढ़ रही है। आप सिर्फ इसलिए सुनिएगा, जब भारत में एक वर्ष में जब NCRB के माध्यम से ये आंकड़े प्राप्त होते हैं कि एक वर्ष में 785 केस ऐसे आते हैं जब पत्नियों द्वारा अपने पतियों की या तो निर्मम हत्या कर दी जाती है, करवा दी जाती है। सिर्फ इसलिए सुनिएगा, जब 7 वचनों को निभाते हुए अपने पति के लिए क्या महसूस करती है, उन भावों को मैंने सजाने का प्रयास किया है। 4 पंक्तियों में बात रखती हूँ, सुनिएगा। जैसा चाहा बदल रही हूँ मैं, जैसा चाहा बदल रही हूँ मैं, इश्क में तेरे ढल रही हूँ मैं, तू न थक जाए बस इसी खातिर, तू न थक जाए बस इसी खातिर, हर कदम साथ चल रही हूँ मैं, हर कदम साथ। या आपके लिए पंक्तियां थी, यदि आपकी तालियां कमजोर है तो मैं नहीं समझ सकती कि आप क्या समझते हैं। एक बार तालियां बजाइएगा, सुनिएगा कि प्रेम क्या है। 4 पंक्तियों में बताती हूँ। एक वो दौर था जब आंखों ही आंखों में प्रेम का इजहार हो जाया करता था, लेकिन एक आज का दौर है जब चैटिंग के माध्यम से भी जब प्रेम को बताया जा सकता है। लेकिन उस दौर में लेकर चलना चाहती हूँ प्रेम के इजहार के कितने तरीके होते हैं। हालांकि मैं ये भी नहीं कहती कि मेरी पंक्तियों पर अमल कीजिए, क्योंकि जब प्रेम एक तरफा होता है ना तो जूते भी पड़ जाया करते हैं। ये मत कहिएगा, मनीषा ने बताया था, हमें लगता है प्रेम ऐसे ही होता है। सुनिएगा। निगाहें जो झुकी मेरी उसे इजहार कहते हैं, अगर खामोश है लब तो इसे इकरार कहते हैं, तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, तड़प जाते अधर मेरे तेरा जब नाम लेती हूँ, अगर जाओ समझ तुम तो इसे ही प्यार कहते हैं, अगर जाओ समझ तुम तो। एक सीधा सीधा आप सभी के बीच में गीत रखती हूँ। सुनील दादा तक भी हमें पहुँचना है, मैं ज्यादा प्राण नहीं लूंगी। एक गीत रखती हूँ कि गीत लिखती रही, गुनगुनाती रही, राज दिल के सभी में छिपाती रही, तो भले ही ना समझे मेरे प्यार को, फिर भी सजदे में सब कुछ पाती रही। सुनिएगा। हाँ तुमसे हो गया प्यार, हाँ तुमसे नहीं, आपसे नहीं हुआ, आप मत हंसिएगा, मुझे जिससे होना तो हो गया। हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। हाँ एक बार तालियां बजाइएगा, साथ में देखिए आपको भी आनंद आएगा। हाँ
बारी यार शर्मा गई, ये नींद न करार मेरा खो गया करार, आईने से बार बार यार शर्मा गई, तुमने जो बोला मैंने पूछे बिना बोला सीधा, मन को टटोला और मन में समा गई, आंखों में सपने हजार, आंखों में सपने हजार, उमंगे भरी भरी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी, मेरे पागल दिल ने यार मोहब्बत करी करी। और देखिए आपकी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है, ये बंद मैं आपको निवेदित करती हूँ, यकीन मानिए जब हंसेंगे ना बहुत अच्छे लगेंगे, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। सुनिएगा कि वो जो हंसे बाह बसे दिल में युवान बसे, रूप नट नागर का देख चोरी चोरी में, कि वो जो हंसे बाह बसे दिल में युवान बसे, रूप नट नागर का देख चोरी चोरी में, नयनों की काजल की ओर से बटोर लूंगी, प्रेम का रतन धन दिल की तिजोरी में। देखिए पापा की परिया का बहुत सुनी होगी, अब सुनिएगा। वो मेरा राजकुमार, वो मेरा राजकुमार, मैं उसकी परी परी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ, मेरे मन का बंद आप सभी के मन तक पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा कि कहना बने जाओगे जो ऐसे इतराओगे तो गोपियां भी रज में बेचारी रह जाएंगी, कि कहना बने जाओगे जो ऐसे इतराओगे तो गोपियां भी रज में बेचारी रह जाएंगी, लीला धर लोगे रस लीला कर लोगे पर, राधा बिन मुरली कुमारी रह जाएगी, कहीं बीत न जाए यार, कहीं बीत न जाए यार, उमरिया हरी हरी, हाँ तुमसे हो गया प्यार, मैं बैठूं डरी डरी, मेरे पागल दिल में यार मोहब्बत करी करी। और इश्क तुझको तमाम हो जाए, मेरी यादों में शाम हो जाए। मैं दिल्ली से क्या करने आई हूँ सुनिएगा, कि इश्क तुझको तमाम हो जाए, मेरी यादों में शाम हो जाए, काश चाहे मुझे तू मेरी तरह तो मनीषा गुलाम हो जाए। शिवम भाई अभी बस 2 लोग बचे हैं, अगर ज्यादा जरूरी ना हो व्यक्ति रात में क्या करेंगे, जाना है? नहीं, वो समय आपने बहुत दिया, आपको मैं समझता हूँ कि और भी जरूरी काम है। एक बार शिवम भाई के लिए तालियां जोरदार बजाइए। वो केवल मनीषा जी के लिए ही रुके थे, वो पढ़ लें तो फिर हम चले जाएं। जिस प्रकार उनके मुस्कुराहट की तारीफ मनीषा जी ने की है, रात भर नींद नहीं आएगी, कोई बात नहीं। इतनी प्यारी राधा जी की पंक्तियां पढ़ करके मनीषा जी ने अपना स्थान लिया। एक बार तालियां बजाइए मनीषा जी के लिए। जिस तरीके से जब प्रेम अपने चरम पर होता है तो अध्यात्म का रूप ले लेता है, उसी प्रेम को जीने की तमन्ना लेकर के वो खड़ी हुई थी और उसी प्रेम को राधा कृष्ण के प्रेम से समापन किया। प्रेम इसी का नाम है, प्रेम इसी का नाम है। एक कहा जाता है कि सूरदास जी रोज वृंदावन जाया करते थे, याद आ गया मुझे। और आज राधा अष्टमी का पावन पर्व है, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सब। आज राधा अष्टमी का पावन पर्व है और जिस तरह प्रेम की पंक्तियां उन्होंने पढ़ी है, सूरदास जी रोज वृंदावन जाया करते थे। प्रेम क्या है? इस देश में जहां रील के माध्यम से प्रेम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, आज प्रेम का मतलब बदल गया है। हम उस देश के वासी हैं जहां प्रेम कैसा होता है। सूरदास जी रोज वृंदावन जाया करते थे, तो किसी ने कहा कि बाबा क्या देखने के लिए आते हो, तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे तो आंख ही नहीं है। सूरदास जी ने जो जवाब दिया, आपकी तालियां पीछे तक उठे, ये बताए कि भोपाल अभी भी जागृत अवस्था में सुन रहा है। किसी ने कहा कि बाबा तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है, तुम्हारे तो आंखें ही नहीं है, तुम क्यों आते हो रोज वृंदावन? सूरदास जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हो बेटा, कि हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको तो दिखाई देता है ना कि मैं उसके दरबार में रोज आता हूँ। इस प्रेम का नाम, इसी प्रेम को मनीषा जी ने पढ़ा। लेकिन अब मामला थोड़ा बदल गया। राजमणि भैया, प्रेम कलयुग का आ गया। ये जो प्रेम सुना रहे थे, हालांकि मैं उम्मीद करता हूँ मनीषा जी को सुन करके जिस तरह आप भावुक हो रहे थे, सत्तू भैया कोशिश करिए कि इनके जीवन में भी प्रेम आए।
इनका भी विवाह अगली बार जब हम लोग आए तो कम से कम जोड़े के साथ ही बैठे। एक बार तालियां राजमणि भैया के लिए बजाइए। नहीं कोई, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। प्रेम बदल गया है मनीषा जी, आप जो प्रेम सुना रही थी ये त्रेता द्वापर का प्रेम, कलयुग का प्रेम ये नहीं है। कलयुग का प्रेम और खतरनाक होता है। मैं हाथ से फिर उस विस्फोटक पदार्थ के पास जाऊंगा। अब आपके पास केवल दो कवि हैं, आदरणीय सुनील समैया जी और आदरणीय लक्ष्मीकांत निर्भीक। दो लोग विशेष कवि हैं और मैं एक अवशेष हूँ। आप इनको सुन करके जाइएगा, मुझे भले मत सुनिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम कलयुग का अलग होता है। वो दो आदमी मर के ऊपर गए, सुनिए प्रेम कैसा होता है। दो आदमी, बहुत बहुत आभार, पुनः मुलाकात होगी। आप बड़े मन के साथ सुन रहे थे। प्रेम कलयुग का और खतरनाक होता है। दो आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि भाई कैसे आए, तो एक बोला कि साहब हम शर्म से मर के आए। दूसरे से पूछे कि तुम कैसे मर के आए, बोला साहब हम ठंड से मर के आए। चित्रगुप्त बोले कि ठीक है, ठंड वाले को तो ठीक है, तुम शर्म से कैसे मरे भाई, बोला हम 4-5 दिन अपने शहर के बाहर थे और जब अपने शहर में आए तो अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा कि घर के अंदर कोई और है। जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर खोजे लेकिन हमको कोई नहीं मिला, तो इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। वो ठंड वाले से पूछे, बोले अब तुम भी बता दो भाई कि तुम ठंड से कैसे मरे। आनंद लेना पूछे तक मैं हास्य के बड़े कवि की भूमिका में हूँ। बोले अब तुम भी बता दो भाई कि तुम ठंड से कैसे मरे। तो ठंड वाला शर्म वाले की तरफ देख करके पूछा, बोला भैया जब आप घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। बोला हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे। बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर आप फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना आप शर्म से मरते और ना मैं ठंड से मरता। तालियां जोरदार पीछे तक बजाइए। आइए, जैसा रोहित भाई ने कहा था कि अपने ऊपर हंसना बड़ी बात है, मैं हास्य के उस जादूगर को आवाज देना चाहता हूँ जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही हास्य के बतौर जिया। हास्य व्यंग्य के बड़े कवि, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय सुनील समैया जी बीना से आए हैं। अंजुम रहवर जी भोपाल की 4 पंक्तियां उनकी याद और बुलाइएगा सुनील समैया जी को कि अपने जख्मों को आईना बनाया हमने तुमको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं खुद का तमाशा करना, कलेजा चाहिए औरों को हंसाने के लिए। आदरणीय सुनील समैया जी। शुभम भैया गए क्या? शिवम भाई यहाँ चले। शिवम भाई गए तो अब उधर आप क्या कर रहे हैं? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ। बहुत बढ़िया। राजमणि जी बैठे हैं, हाँ बैठे। आगे आ जाओ। आगे की कुर्सी खाली है।